दोस्तों, मेरा नाम आयुष है और आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ वो एकदम सच्ची घटना है। उस वक्त मैं 17 साल का था। मैं पढ़ने में काफ़ी ख़राब था। 10वीं के एग्ज़ाम में मेरे सिर्फ 42% आए थे। मेरी ऐसी परफॉर्मेंस देखकर मेरे माता पिता मुझसे हमेशा नाराज़ रहते थे, लेकिन मेरे अंदर एक कमाल का टैलेंट था। मैं काफ़ी अच्छी स्टोरी अपने मन से बना लेता था। सारे लोग मेरी स्टोरी सुनने के लिए बेकरार रहते थे। बस इसीलिए मेरा एक सपना था कि मैं एक राइटर बनूं, पर कभी भी मेरे पिताजी ने नहीं माना। वैसे मुझे भी कुछ ज़्यादा नहीं पता था कि मैं एक अच्छा राइटर कैसे बनूं। जैसे तैसे मेरी ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ठीक मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पिताजी जॉब से आ रहे थे। हमें खबर मिली कि पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। उनकी ठीक उस एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। उस वक्त मैं और मेरी माँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ बिल्कुल डिप्रेशन में ही चली गई। मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल तंग आ गया हूँ। मैंने भी सुसाइड करने का फैसला ले लिया। लेकिन दोस्तों, अब मैं इस बारे में जब सोचता हूँ कि मैं कितना पागल था उस दिन मैं सुसाइड करने जा रहा था। खैर, उस दिन पर आते हैं। मैं बस सुसाइड करने जा ही रहा था तो अचानक मुझे मेरी माँ का ख्याल आया। न जाने क्यों मैं रास्ते से वापस मुड़ गया। मैंने खुद को और अपनी माँ को संभाला। दिन गुजरते गए। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और एक रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब करने लगा। मैं राइटर बनने का सपना बिल्कुल भूल चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने स्टोरी लिखना छोड़ा नहीं। ऐसा करते करते मैंने ठीक ठाक पैसे कमा लिए। अब घर संभालना थोड़ा ठीक हो गया था। इसी तरह एक दिन होटल के ऑनर ने मेरी स्टोरी पढ़ी तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा कि तुम मुंबई चले जाओ, वहाँ जाकर तुम बहुत अच्छे राइटर बन सकते हो। घर जाकर मैंने इस बारे में अपनी माँ से पूछा। यकीन मानिए, जब मैंने ये सब पूछा तो माँ तुरंत मान गई। मैं भी काफ़ी खुश था। मैंने माँ का आशीर्वाद लिया और ठीक निकल पड़ा एक नई जिंदगी की तलाश में। मुंबई काफ़ी बड़ी सिटी थी। मैंने वहाँ एक छोटा सा रूम रेंट पर लिया। उसमें मैं और मेरे अलावा 4 लोग शेयरिंग पर थे। वो सब के सब भी मेरी तरह एक्टर डायरेक्टर बनने आए थे। समय बीतता रहा। कई दिन बीत गए। मुझे कोई काम नहीं मिला। सच कहूँ तो वहाँ इतना कंपटीशन है कि मैं काफ़ी दिनों तक डिमोटिवेट रहा। हर तरफ रिजेक्शन मिल रहे थे। पर उसी बीच मुझसे कुछ राइटर अपनी स्टोरी लिखवाते, जिसके चलते मुझे कुछ पैसे मिल जाते। हालांकि स्टोरी मेरी होती और नाम उनका। इसी जद्दोजहद में आज मुझे 6 साल हो गए। एक दिन मुझे एक मूवी मेकर का कॉल आया। उसने मुझे बोरीवली बुलाया। मैं ठीक ट्रेन पकड़कर उनके बंगलों में पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने उन्हें एक स्टोरी बताई, जिसे सुनने के बाद उन्होंने कहा कि बेवकूफ, निकल इधर से। इतनी भद्दी स्टोरी तूने सुनाई है और ठीक तेरे जैसे लोगों की वजह से इंडस्ट्री बदनाम हो गई है। दोस्तों, मेरी आंखों में आंसू थे। मैं चुपचाप रोते हुए वहां से निकल गया। मैंने ठीक उसी वक्त अपना राइटर बनने का सपना छोड़ दिया। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन बाहर बारिश हो रही थी तो शायद किसी को वो दिखे नहीं। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं सीधा घर चला जाऊंगा। लेकिन सच कहूं तो मेरे पास उस वक्त टिकट के भी पैसे नहीं थे। लेकिन मुझे किसी भी तरह घर जाना ही था। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, टीटी ही तो मिलता, बस पकड़ेगा ही तो। खैर, मुझे एक स्टेशन पर कानपुर जाने की ट्रेन दिखाई दी। मैं चुपचाप ट्रेन में जाकर चढ़ गया कि तभी एक चाय वाला मुझे दिखा और मुझसे बोलने लगा कि लो भाई साहब, चाय पी लो। मैं उसे मना करता रहा, मगर वो जिद करता रहा। मैंने उससे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उसने फिर भी मुझे चाय दे दी। मैंने उसका धन्यवाद किया। मैंने चाय पी और कुछ देर बाद टीटी आया। टीटी को देखकर मैं एकदम घबरा गया, मगर उसने भी कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद चाय वाला और वो टीटी दोनों ट्रेन से कूद गए, जिसे देखकर मैं काफी ज्यादा डर गया। ये सब देखकर मैं अंदर की तरफ भागा। मैंने पाया कि सारे पैसेंजर जो इतना शोर कर रहे थे वो सब के सब कहीं गायब हो चुके थे। मैं समझ चुका था
कि ये कोई नॉर्मल ट्रेन नहीं है बल्कि हॉन्टेड है। मैं वहां से भागने लगा तो वापस मुझे वो चाय वाला और टीटी दिखाई दी। मैं काफी ज्यादा डर गया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद मैं तेजी से भागा कि तभी मुझे कुछ लोग दूसरी वाली बोगी में दिखे। उन्हें देखकर मेरी जान में जान आई। मैंने सोचा कि मेरे साथ जो कुछ भी बीता मैं उन्हें सब कुछ बताऊं, मगर मेरी बात सुनने के बाद वो लोग एक अजीब हंसी हंसने लगे। ये सब देखकर मैं बेहोश ही हो गया। इसके बाद अगली सुबह मैं स्टेशन पर मिला। वहां पर मुझे एक बूढ़े चाचा जी मिले। मैंने उन्हें उस ट्रेन के बारे में बताया। वो मेरी बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। कहने लगे कि वो स्टेशन तो बहुत पहले बंद हो चुका है, और हाँ, तुमने वहां पर कोई चाय तो नहीं पी थी? मैंने कहा, चाय तो पी थी। कहते हैं कि जो उस ट्रेन में चाय पीता है उसकी मौत हो जाती है, मगर तुम किस्मत वाले हो, तुम बच गए। दोस्तों, मुझे भी काफी अच्छा लगा कि मैं इतनी बड़ी मुसीबत से बच गया। हो ना हो, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझ में कोई तो बात है, तभी तो मैं आज इस कहानी को सुनाने के लिए आपके सामने हूं। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी आयुष की कहानी। नहीं मालूम इनकी कहानी में कितनी सच्चाई है, बाकी आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। महेश सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। मैं हर रात सोते वक्त आपकी कहानी सुनता हूं। खैर, कहानी पर आता हूं। मेरा नाम केशव है और मैं केरला का रहने वाला हूं। यह कहानी मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। उस वक्त मैं 13 साल का था। मुझे साइंस पढ़ने का बहुत शौक था। एक रात की बात है, मैं टेरेस में चारपाई पर सो रहा था। घर के पास एक इमली का पेड़ है। मैंने वहां पर एक छलावे जैसा कुछ देखा तो सोचा कि शायद मेरा वहम होगा। मैं ठीक जब टेरेस से नीचे निकला तो मेरे पिताजी ने मुझे बहुत डांटा, क्योंकि अक्सर रात को कोई टेरेस पर नहीं जाता। खैर, अगले दिन मैंने सोचा कि मैं ऊपर से चारपाई और टॉर्च नीचे लेकर आऊंगा, लेकिन पता नहीं कैसे ये बात मेरे दिमाग से निकल गई और मैं भूल गया। और तो और ये बात मुझे रात को याद आई तो मैं रात को ही चला गया। दोस्तों, जब मैं टेरेस के ऊपर गया तो मैंने देखा कि मेरे चारपाई में कोई 10 फीट का आदमी सो रहा था। वैसे आपको बता दूं कि मैं बचपन से शिवजी का बहुत बड़ा भक्त हूं। मैंने तुरंत आंखें बंद की और शिवजी का श्लोक बोलने लगा। उसी बीच अचानक मुझे बहुत बड़ा सा धक्का लगा और मैं नीचे गिर पड़ा। आवाज सुनने के बाद पिताजी ऊपर आ गए और मुझे लेकर नीचे गए। होश में आते ही मैंने पिताजी को सब कुछ बता दिया। पिताजी ने मुझसे कहा कि बेटा, तुम बहुत भाग्यशाली हो। मैंने पिताजी से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे बगल वाले घर के इमली के पेड़ के नीचे एक कंथरा जैसी चीज की पूजा करते हैं, जिसे हमारे यहां पर गुलीगन कहते हैं। दोस्तों, जब मैंने ये बात सुनी तो मैं बहुत ज्यादा डर गया। पिताजी ने कहा कि गुलीगन और 10 फीट लंबा आदमी आधा आदमी और आधा जानवर हो सकता है, जिसकी गर्दन पर मिर्ची की माला होती है। दोस्तों, इसके बाद मैं कभी भी छत पर नहीं गया। बस शुक्र करता हूं ऊपर वाले का कि मैं सही सलामत और जिंदा हूं। बस इतनी सी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी केशव की कहानी। इस कहानी में इन्होंने जो कुछ भी देखा, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इस तरह की चीजों को आपके उसमें क्या कहते हैं। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं उड़ीसा की रहने वाली हूं और ये कहानी उड़ीसा के अंगुल डिस्ट्रिक्ट की है। यह घटना मेरे मामा के घर के पास रहने वाली मेरी दीदी के साथ हुआ था। हमारे यहाँ उड़ीसा में एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम रजा है। उसमें मोस्टली लड़कियां ही पार्टिसिपेट करती हैं। इस फेस्टिवल में घर में झूला लगाया जाता है और सब लड़कियां खेलती हैं। एक बार आफ्टरनून को मेरे मामा के घर के पास जो रहती है मेरी दीदी, वो मेरे मामा के घर झूला झूलने गई थी। झूला घर के पीछे बना था, तो शाम के वक्त मेरे मामा के घर के सब लोग घर के अंदर थे। उस वक्त दीदी घर के पीछे चुपचाप अकेले झूला झूल रही थी। शाम खत्म हुई और अंधेरा हो गया।
तकरीबन 6 बज गए, लेकिन वो झूले से नहीं उतर रही थी। जब उन दीदी के घर वालों ने उन्हें उधर देखा तो उन्हें घर आने को कहा, लेकिन दीदी नहीं आई। 2-3 बार बुलाने पर वो घर के पीछे से सामने वाले गेट तक आई। वो उधर पहुंचकर जोर जोर से हंसने लगी। वो ठीक गेट पर चढ़ के वहीं गेट के पास खेलने लगी। सबको पहले तो ये लगा कि शायद वो मजाक कर रही है, पर कुछ देर बाद उनकी आंखों का रंग भी बदलने लगा। दीदी गेट पर खेल रही थी। देखते ही देखते पास में ही खड़े जामुन के पेड़ पर चढ़ गई। कहते हैं कि जिस पेड़ पर मेरे मामा का झूला बना था उस पेड़ को अच्छा नहीं माना जाता, मतलब उस पेड़ में चुड़ैल रहती है, ऐसा कहा जाता है। वो शायद इमली का ही पेड़ था। तो ठीक जब वो गेट से पेड़ पर चढ़ गई तो सबको कुछ डाउट हुआ। सब मिलकर उन्हें किसी तांत्रिक के पास ले गए, तब जाकर कहीं वो ठीक हुई। तांत्रिक ने बताया कि वो उन दीदी की दादी थी जो कि शायद चुड़ैल बन गई, जो ठीक उस पेड़ में रहती है, लेकिन आज तक उन्होंने किसी को कोई नुकसान नहीं किया। कहते हैं उस दिन दीदी ने बाल खोल रखे थे और कुछ परफ्यूम भी लगाया था। शायद इसी वजह से वो चुड़ैल दीदी के अंदर चली गई। उन दीदी का नाम चुनमुन है। हालांकि अब वो ठीक है और तो और उनकी बहुत जल्द शादी भी होने वाली है। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों ये थी उड़ीसा की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की 5वीं कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। मेरा नाम निशा मिश्रा है। मैं दिल्ली में नागलोई की रहने वाली हूं। मैं ठीक इनकी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हूं और हर रोज रात को स्टोरी सुनती हूं। मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी भी एक सच्ची घटना बताती चलो। यह घटना मेरे साथ 2018 में घटी थी, जब मैं ठीक 11 साल की थी। लेकिन दोस्तों वो घटना मुझे अब तक अच्छी तरीके से याद है। मैं और मेरी फैमिली मेरी कजन की शादी में गए थे, लेकिन शादी के 1 हफ्ते पहले हम मेरे मामा के घर चले गए, क्योंकि मेरे मामा जी का घर वहां से काफी नजदीक पड़ता था। ठीक मेरे मामा के घर से करीब 30 कदम की दूरी पर एक रेलवे ट्रैक भी है, जिस पर मेरी नानी हमेशा से शाम के वक्त जाने से मना करती है, क्योंकि उनका कहना है कि उस ट्रैक पर बहुत से लोगों ने सुसाइड किया है। कहते हैं कि उस ट्रैक पर बहुत सी आत्माएं घूमती हैं। तो दोस्तों एक बार रात की बात है, 2:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। मुझे उस वक्त वॉशरूम जाना था और मेरे नाना जी के घर के बाहर टॉयलेट था। मैं ठीक वॉशरूम होकर वहां से उस ट्रैक की तरफ देखने लगी। यकीन कीजिएगा मैंने जो देखा वो देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने देखा कि एक औरत बिल्कुल बड़े ही आराम से उस ट्रैक पर चल रही थी। उस वक्त मुझे चांद की रोशनी से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं वहीं खड़े होकर वो सब नजारा देखती रही। इसके बाद वो औरत अचानक से रुकी। वो तकरीबन 5 मिनट तक ऐसे ही खड़ी रही। थोड़ी देर बाद मुझे ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई थी। मैंने सोचा कि देखती हूं कि ये औरत उस ट्रैक से हटती है कि नहीं। दोस्तों आप बिल्कुल भी बिलीव नहीं करोगे, वो औरत वहां पर खड़ी रही और ट्रेन उसके ऊपर से निकल गई। ये सब देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई। मैं सीधा वहां से भागकर अपने बिस्तर पर आकर अपनी मां के साथ चिपक कर लेट गई। ये बात मेरे मन में चलती रही जब तक मुझे नींद ना आ गई। फिर मैं कैसे न कैसे सो गई। सुबह होते ही मेरे मन में वही पिछली रात वाली बात बार बार घर कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि अगर कोई ट्रेन की चपेट में आ जाए तो उधर आसपास सबसे पहले हल्ला होता, मगर सुबह से सब कुछ शांत है। यही सोचकर मैं सबसे पहले अपनी मां के पास गई। मैंने उनसे पूछा कि मां क्या कोई हल्ला हो रहा था। मां ने कहा नहीं तो, पर तू ऐसी बात क्यों कर रही है। दोस्तों मैं बिल्कुल शॉक्ड रह गई। मैं फटाफट उस जगह भागकर गई। मैं देखना चाहती थी कि जो मैंने देखा क्या वो सच में झूठ था। वहां पहुंचकर मैंने पाया कि ट्रैक पर जरा से भी खून के निशान नहीं थे। फिर ये सब देखने के बाद मैंने देखा कि मेरी मां घबराती हुई मेरे पीछे पीछे ठीक उसी ट्रैक पर पहुंच गई जहां मैं बिल्कुल चुपचाप खड़ी हुई थी। मां ने मुझसे पूरी बात पूछी। मैंने ठीक मां को सब कुछ बता दिया। ये सब सुनकर मेरी मां ने मुझे बहुत डांटा। उन्होंने मुझसे कहा कि आगे से तू रात को कभी भी अकेले नहीं जाएगी।
जबकि तुझे पहले भी बता दिया गया था कि यहाँ रात के वक्त ऐसा होता रहता है। दोस्तों, ये सब जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो मैंने विश्वास कर लिया कि ये सब होते हैं। आप यकीन कीजिए, ये मेरी बिल्कुल सच्ची कहानी है। बाकी अगर ये कहानी महेश सर अपने चैनल पर डालते हैं तो यकीनन मुझे बेहद खुशी होगी। थैंक यू। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी निशा मिश्रा की कहानी। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आखिर वो क्या था। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की छठी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम शिफाली है, मैं पंजाब से हूं। आपको बता दूं कि इस चैनल पर मेरी 3 स्टोरी पहले भी अपलोड हो चुकी हैं। उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूं। साथ ही मैं आज अपने ऊपर बीती एक सच्ची घटना के बारे में बता रही हूं। उस वक्त मैं कॉलेज में स्टडी कर रही थी। उन दिनों घर पर बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही थी। इन सब से मैं और मेरी मॉम बहुत परेशान थी। एक रात की बात है, बारिश बहुत तेज थी। ठीक गर्मियों के दिन थे। मैं अपनी माँ के साथ सोई हुई थी। उस वक्त हमारे साथ मेरी बुआ की बेटी भी थी। हम तीनों गहरी नींद में थे। उस वक्त मैंने जैसे ही करवट बदली तो अचानक बिजली जोर से चमकी। उसी रोशनी में मैंने देखा कि कोई काली सी शैडो मेरे बिल्कुल सर के ऊपर खड़ी है। यकीन कीजिए, वो सिर्फ शैडो थी जिसमें बॉडी का नामो निशान नहीं था। मेरी आवाज हलक में अटक कर रह गई। जब मैंने भगवान को याद किया तो एक झटके में मानो शैडो गायब। उसी रात सेम यही किस्सा मेरी मॉम को भी एहसास हुआ, जैसे कोई उनके पैरों को खींच रहा हो। सच कहूं तो हम उस रात सो नहीं पाए। सच कहूं तो ये घटना मैं आज तक भुला नहीं पाई। बस इतनी सी ही थी ये कहानी। आइए दोस्तों, चलते अपनी 7वीं कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। सर, मेरा नाम नितिन है। मैं कर्नाटका में बेलागवी में रहता हूं और इंजीनियर के लिए बेंगलुरु आया हूं। यह घटना मेरे पिताजी के साथ घटी थी जब वो 4 या 5 साल के थे। हमारा गांव बेलागवी डिस्ट्रिक्ट से 150 किलोमीटर दूर है। हमारे गांव का नाम अठानी है। हमारा गांव अठानी में एक छोटा सा शहर, अभी अठानी एक छोटा सा शहर है। उस वक्त मेरे पिताजी बचपन में एक खेड़ा गांव में हुआ करते थे। उस समय हमारा घर का टॉयलेट घर से थोड़ा दूर बना हुआ था और ठीक उस समय घर के एरिया में सांपों का आतंक भी था। लेकिन मेरे दादाजी और मेरे पिताजी बिल्कुल निडर थे। पिताजी बचपन से ही सांपों से बिल्कुल नहीं डरते थे। एक रात की बात है, पिताजी को अर्जेंटली वॉशरूम जाना था। उस वक्त घर पर दादा दादी भी नहीं थे। वो किसी काम से दूसरे गांव गए थे। घर में सिर्फ मेरे पिताजी और उनके बड़े भाई थे। पिताजी के बड़े भाई मेरे पिताजी से 6 साल बड़े थे और वो बड़े गुस्सैल स्वभाव के थे। पिताजी ने बड़े भाई को जगाया कि मुझे टॉयलेट जाना है। बड़े भाई ने कहा कि वॉशरूम घर से दूर है, इसीलिए यहीं घर के बाहर कर लो। पिताजी ने ठीक है बोलकर टॉयलेट करने घर के बाहर चले गए। पिताजी जैसे ही बाहर गए तो उन्हें रोड पर एक औरत नजर आई जो कि गाय भैंसों को चरा रही थी। वो ठीक पिताजी को देखकर अपने पास आने का इशारा कर रही थी। पिताजी एकदम से डर गए और भागकर घर में चले गए। उन्होंने तुरंत अपने बड़े भाई को जगाया और पूरी बात बताई। बड़े भाई 11 साल के थे और 11 साल के गांव के बच्चे को ये तो समझ आता है कि रात को 2:30 बजे कौन सी औरत गाय भैंस चराएगी। इसी वजह से उन्होंने पिताजी को डांटकर सोने को कहा, लेकिन पिताजी ने कहा, नहीं, मैं सच बोल रहा हूं, वो औरत वही है और मुझे अपने पास बुला रही है। उनके बड़े भाई गुस्सा होकर उन्हें बाहर ले गए, लेकिन बाहर रोड पर दूर दूर तक कोई नहीं था। इसके बाद उन्होंने पिताजी को डांटा और डांटकर अंदर ले गए। पिताजी सोचने लगे कि मैंने उसे देखा था, वो मुझे सच में अपने पास बुला रही थी। लेकिन जब मैं बड़े भाई के साथ बाहर गया तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? खैर, इसके 2-3 दिन बाद पिताजी को रात में फिर से टॉयलेट लग गई, लेकिन उस वक्त घर पर मेरे दादा दादी सभी लोग थे। पिताजी ने दादी जी को उठाया।
दादी ने कहा कि टॉयलेट दूर है, रात में सांप भी होते हैं, इसीलिए यहीं घर के बाहर कर लो। पिताजी ने ठीक है बोलकर टॉयलेट करने बाहर चले गए। यकीन मानिए, उन्होंने जैसे ही अपना काम खत्म किया कि फिर से उन्हें वही औरत दोबारा नजर आई। वो ठीक दूर से उन्हें अपने पास बुला रही थी। आज भी वो पहले ही जैसी खतरनाक लग रही थी। पिताजी जल्दी से घर में घुस गए और दादी को फिर से यही बात बताई। दादी ने भी यही कहा कि रात को कौन सी औरत आ गई जो भैंसों को चरा रही है। पिताजी घर में सबसे छोटे होते हुए भी अपनी बातों पर अड़े रहे। दादी ने ठीक है बोलकर एक खिड़की से बाहर की तरफ देखा। उन्होंने पाया कि सच में वहां एक औरत थी। दादी उसे देखकर डर गई। दोस्तों, वो रात तो कैसे भी कट गई। सुबह हुई तो दादी सबसे पहले पिताजी को नहलाकर पंडित जी के पास लेकर गई। पंडित को यह सब कुछ बताने के बाद पंडित जी ने मेरे पिताजी को एक मंत्रित धागा बांध दिया और हर रोज हनुमान जी के मंदिर जाने को कहा। दोस्तों, तब से लेकर अब तक सब कुछ ठीक है। और तो और पिताजी ने तब से बाहर टॉयलेट जाना भी बंद कर दिया है। घर वालों ने घर के पास ही एक टॉयलेट भी बनवा दिया है। पर दोस्तों, सवाल वही है कि वो औरत कौन थी जो कि पिताजी को अपने पास बुला रही थी। ये बात हमें बिल्कुल समझ नहीं आई। उस वक्त दादा और दादी ने पिताजी को समझाया कि रात हो या दिन, कभी भी अनजान आदमी हो या औरत, उसके पास बिल्कुल मत जाना। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी शिफाली की कहानी जो कि पंजाब से हमारे पास आई है। मैं उम्मीद करूंगा कि इनकी भेजी हुई कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम ऋषु यादव है। मैं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर का हूं। यह कहानी मेरे और मेरे बुआ जी के लड़के के साथ घटी एक सच्ची घटना है। यह घटना 6 जुलाई 2022 में हम लोगों के साथ घटी थी। मैं गर्मी की छुट्टियों में अपनी बुआ जी के घर आया था। साथ ही मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मेरी बुआ जी का घर आजमगढ़ में है। मैं ठीक रोज सुबह अपनी बुआ जी के लड़के के साथ, जिसका नाम शिवम है, हम दोनों दौड़ने जाया करते थे। हम दोनों रोज घर से 4 बजे दौड़ने के लिए निकलते थे। दोस्तों, हम लोग जिस रास्ते से जाते थे उसी रास्ते के किनारे एक नदी थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि उस नदी में 3 साल पहले एक औरत ने कूदकर अपनी जान दे दी थी। कहते हैं कि तब से उस औरत की आत्मा उसी नदी में रहती है। एक बार की बात है, मैं और शिवम सुबह दौड़ने के लिए निकल गए। करीब 2 घंटे बाद हम लोग घर वापस आ गए और फिर रात में खाना खाने के बाद मैं और शिवम रात के 10 बजे टहलने के लिए निकले। हम लोग टहलते टहलते ठीक उसी नदी के पास पहुंच गए। उसी बीच मुझे उस नदी में कोई डूबता हुआ दिखा। हम दोनों उसकी मदद करने के लिए उस नदी के पास पहुंच गए। दोस्तों, इसके बाद आगे जो होने वाला था वो कपकपा देने वाला था। हम उसे बचाने के लिए जैसे ही नदी में उतरे कि तभी उस औरत ने शिवम का पैर पकड़कर उसे नदी में खींचने लगी। हम लोग डर से चिल्लाने लगे और वहीं बेहोश हो गए। अगले दिन जब हमारी आंखें खुली तो हम लोग मेरी बुआ जी के घर पर थे। दोस्तों, बुआ ने बताया कि हम लोग कल देर रात जब घर वापस नहीं आए तो मेरी बुआ और मेरे फूफा जी हमें ढूंढने के लिए निकल पड़े। हम लोग ठीक बेहोशी की हालत में नदी में मिले। इसके बाद हम दोनों ने उन्हें सारी बात बताई। ये बात सुनकर किसी को हमारी बात पर विश्वास नहीं हुआ। इन सब के बाद मेरी तबीयत खराब होने लगी। मुझे बहुत से डॉक्टर को दिखाया, लेकिन मेरी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन समय रहते मेरे फूफा जी पास के गांव के एक तांत्रिक के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। बात सुनते ही तांत्रिक समझ गए कि आखिर बात क्या है। उन्होंने मेरे फूफा जी से कहा कि यह सब एक औरत की आत्मा है। ये सब सुनकर मेरे फूफा जी इसका उपाय पूछने लगे। तांत्रिक ने कहा कि उन्हें एक पूजा करनी पड़ेगी और यह पूजा अमावस्या की रात की होगी। अमावस्या की रात को तांत्रिक पूजा का सारा सामान लेकर मेरी बुआ जी के घर पर आ गए। थोड़ी देर बाद पूजा शुरू हुई। चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगी, अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। उसी बीच मेरे शरीर में
उस औरत की आत्मा आ गई। तब तांत्रिक ने कहा कि इसे छोड़ दो, वरना तुझे जलाकर राख कर दूंगा। सामने से आवाज आई, नहीं छोड़ूंगी, ये मरेगा। तांत्रिक कई सवाल जवाब करता रहा। फिर तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और मेरे ऊपर गंगा जल छिड़क दिया। लगे हाथ उन्होंने मेरे गले में एक ताबीज बांध दिया। दोस्तों, तब से लेकर अब तक मैं बिल्कुल ठीक हूं। सच कहूं तो उस दिन के बारे में सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। न जाने आपको ये कहानी सच लगेगी या झूठ, नहीं मालूम, पर यकीन मानिए ये एक सच्ची कहानी है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी हमारी आज की कहानियां। उम्मीद है हर बार की तरह आपको ये कहानियां जरूर पसंद आएगी। साथ ही अगर आपको ये कहानियां जरा सी भी पसंद आई हो तो कहानियों को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप तो जानते ही हैं, मैं तो आपको मिलता ही रहूंगा इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।